वक्त वक्त की बात है कि वक्त के पहले और वक्त के बाद। वक्त वक्त की बात है कि वक्त के पहले और वक्त के बाद। ना कोई रकीब मिलता है और ना वक्त का कोई हकीम मिलता है। अगर वक्त हो साथ अपने, अगर वक्त हो साथ अपने तो होते हैं पूरे सपने। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त, लास्ट क्लास तक हम लोग ने बॉइलिंग जैसे प्रोसेसेस को, टर्म्स को, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया। वहां के बाद आज हम लोग रुख कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की तरफ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपने पढ़ लिया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सिमिलर टॉपिक्स है। सो चलिए बिना देर करते हुए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग टॉपिक की तरफ बात कर रहे हैं, जरा सा एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग समझते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। इससे पहले हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी जो पढ़ा था, वहां पे भी आपका एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पढ़ा था। तो दोस्त, करना क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करना है। आसान है, समझ में बहुत ज्यादा अच्छे से आएगा। दोस्त, करना क्या है, इसको एक आपको लेना है बीकर। क्या लेना है? बीकर। इस बीकर में 150 to 200 ग्राम आपको वाटर लेना है। और क्या चाहिए आपको? थर्मोमीटर चाहिए सेल्सियस वाला। और दूसरी एक चीज और चाहिए जो हमें, वो है आपका ग्लास रड। और एक चाहिए गैस स्टोव या फिर कोई बर्नर ले लीजिए। अब करना क्या है, बीकर लेना है। बीकर में इतना वाटर होना चाहिए आपके। अब इसको क्या करना है, गैस के ऊपर बैठा देना है। सपोज कीजिए मैंने कोई चीज ले लिया जहां से आपका हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब जहां से हीट प्रोड्यूस होता हो। अब इसको करना क्या है, इसमें आपको करना है, इसमें आपको करना है थर्मोमीटर डाल देना है। और एक चीज आपको ग्लास रड भी डाल देना है। अब क्या कीजिएगा, आप इसको लो फ्लेम पे हीट कीजिए। लो फ्लेम पे जब हीट करेंगे तो आप कंटिन्यूअसली क्या कीजिए, थर्मोमीटर को रीड करते रहिए, थर्मोमीटर को ऑब्जर्व करते रहिए कि उसका टेम्परेचर बढ़ कैसे रहा है। तो दोस्त, मैं आपको बता देता हूं कि जब तक वो बॉयल करना स्टार्ट होता है, मतलब बॉयलिंग जैसे स्टार्ट होता है, वहां तक उसका टेम्परेचर राइज करेगा। और आप देखेंगे कि जिसका आपका 0 डिग्री सेल्सियस था वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाके पहुंच गया। मतलब बॉयलिंग स्टार्ट हुआ तो 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिएगा, तब तक आपको ऑब्जर्व करते रहना है जब तक कि इसका मोस्ट ऑफ द वाटर आपका गैस स्टेट में नहीं बदल जाता है। मतलब कि लिक्विड वेपर में जब तक नहीं बदल जाता अधिकांश लिक्विड, तब तक आपको ऑब्जर्व करना है। तो एक आप क्या कीजिएगा, इसको ऑब्जर्व करते रहिएगा तो एक बहुत ही बड़ा खुलासा वहां से होगा, बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा। आप सोच रहे होंगे क्या होगा, तो याद कीजिए कि लेटेंट फ्यूजन में क्या हुआ था, सेम रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब कि बॉइलिंग जैसे स्टार्ट हुआ, वेपर के फॉर्म में स्टार्ट होने लगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगा, तो वो तब तक उस स्केल का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, जब तक कि इसका अधिकांश वाटर या फिर सारे के सारे वाटर आपके पेपर में नहीं बदल जाते हैं। पॉइंट नोट कीजिएगा इस चीज को। मतलब कि आपका जो बॉइलिंग स्टार्ट हुआ था 100 डिग्री सेल्सियस पे, इट मींस आपका कह सकते हैं 373 केल्विन पे, यही टेम्परेचर कंटिन्यू रिमेन्स द सेम till most of the waters vaporized। मतलब कि जब तक अधिकांश पानी वेपोराइज नहीं हो जाता है,
तब तक यही टेम्परेचर बना रहता है। आपके थर्मामीटर में कोई रीडिंग में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आता है आपके मन में कि सर हमने इतना हीट दिया, यहां से हीट इसको जो दे रहे हैं हीट एनर्जी, वो हीट जा कहां रहा है आखिर? तो एक चीज इसके लिए बहुत ही शानदार सवाल है आपका। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि याद थोड़ा सा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरफ याद कीजिए। वहां पे भी क्या हो रहा था, हीट जो होता है पूरा ऑब्जॉर्ब हो जा रहा था, और वो चीज किसमें ऑब्जॉर्ब हो रहा था, ताकि वो जो सॉलिड था, जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, इस सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में बदलने के लिए क्या हो जा रहा था, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ता है। हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक एक मैटर स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज नहीं होता है। तो ठीक वही चीज यहां पे होता है। जब का ये लिक्विड स्टेट में रहता है, वेपर स्टेट में जाएगा, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स और ज्यादा फ्रीली हो जाएंगे। ये सो नो, फ्रीली हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो उसको ये चीज क्या करने के लिए, उसके बीच के दो पार्टिकल्स के बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में वो हीट एनर्जी क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। मतलब जो भी हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, जो भी इसको हीट हम लोग देते हैं, वो हीट क्या करता है, वो हीट का यूज क्या होता है वहां पे। तो यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अगर बात करें आपके गैसेज से, तो बेशक ज्यादा होगा ना। अब वो जो ज्यादा होगा उसको तोड़ना पड़ेगा सर, क्योंकि उसको बदलना है किसमें, आपका गैसेज में। गैसेज में क्या होते हैं, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, और यहां पे तो कंडेंस्ड है। इन कंपैरिजन टू गैसेज यहां पे क्या है, कंडेंस्ड है। सॉलिड से कम कंडेंस्ड होता है, लेकिन लिक्विड से तो ये गैसेज से तो कंडेंस्ड है। तो अब क्या होता है, जो हीट आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसको, ये सारा का सारा हीट एनर्जी इस बीच के दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में यूज हो जाता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि जब इसके टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होता है, और जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर भी राइज नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी राइज नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, तो आपका टेम्परेचर कैसे राइज होगा? जब टेम्परेचर राइज नहीं होगा तो होता क्या है यहाँ पे, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, तो लैटेंट मींस क्या होता है, हिडन। हम लोग पहले भी जानते हैं कि लैटेंट मींस क्या होता है, हिडन। और वेपोराइजेशन मतलब कि वो एनर्जी, वो हीट एनर्जी जो यूज अप हो जाता है उसके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, एंड इज सेड टू बी व्हाट, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का डिफिनेशन यहां से निकल के आता है कि किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे, हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे उस लिक्विड के 1 केजी अमाउंट को, 1 केजी के क्वांटिटी को, उसके क्या होता है, उसको वेपर में बदलने में जितना हीट अमाउंट, जितना हीट एनर्जी की जरूरत होती है, जितना लग जाता है, जितना यूज हो जाता है, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो यहां से एक चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्या since it has been observed that the heat energy
provided to the liquid to change its state to its vapor form is unable to make rise in the temperature of that लिक्विड कह रहा है कि यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व यही किया जा रहा है कि जितना भी हम लोग हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना भी हीट एनर्जी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमें क्या होता है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये उसके टेम्परेचर में राइज करने में फेल होता दिख रहा है। तो होता क्या एक्चुअली वहाँ पे, वो कंसेप्ट तो हमें पता है क्या होता है। तो जो हीट एनर्जी हम लोग वहाँ पे देते हैं वो हीट एनर्जी यूज हो जाता है किसमें, आपके उसके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या करने में, ओवरकम करने में। सो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, एक्चुअली क्या होता है, द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द liquid is used up in overcoming the forces of attraction between the particles of that liquid to change into its vapor form without increasing the kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी को बिना इंक्रीज किए हुए वहां पे क्या कर रहा है, वो जो हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट क्या हो जा रहा है, यूज अप हो जा रहा है, ताकि उसके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या किया जा सके, ओवरकम किया जा सके, छुटकारा उससे पाया जा सके। अब जब आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रहा है तो लिख सकते हैं यहां पे, सिंस द काइनेटिक एनर्जी of the particles does not increase, therefore the temperature of that liquid remains the सेम। क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका, सेम रह जाता है। ये चीज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इसके बाद के प्रोसेस में मतलब कि यहां से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं, मतलब कि जो हीट एनर्जी आपके उस लिक्विड को उसके बिना काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज हुए उसके हीट को यूज कर लिया जाता है उसके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उसी को बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और दूसरे वर्ड्स में अगर बात करें, प्योर डेफिनेशन की तरफ आए तो किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे, किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे, पहले लिख लेते हैं,
तो ये रहा आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का पूरा एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन। मतलब क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कह रहा है कि किसी भी लिक्विड के उसके बॉइलिंग पॉइंट पे उस लिक्विड के 1 kg को उसके वेपर फॉर्म में बदलने में जितना आपका हीट एनर्जी की जरूरत होती है, जितना यूज हो जाता है, उसको बोलते हैं उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। याद रखिएगा ये सारे के सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। प्रेशर जो होना चाहिए वहां पे एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। अब बात करते हैं वाटर का जो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो होता है 22.59 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो होता है 22.59 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 kg लिक्विड को 1 kg वाटर को उसके वेपर फॉर्म में बदलने में इतना हीट एनर्जी की जरूरत होती है। सारे लिक्विड्स का आपका ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपका फिक्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 kg लिक्विड को अगर उसके वेपर के फॉर्म में बदलना है तो इतना हीट एनर्जी यूज हो जाता है, इतना इसको बोलते हैं इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब लिख सकते हैं द लेटेंट हीट ऑफ vaporization of water is 22.59 into 10⁵ जूल पर केजी और 540 किलो कैलोरी पर केजी। मतलब इसका मतलब ये चीज क्या कर रहा है, ये चीज शो कर रहा है आपका, इसका मतलब यही हुआ ना सर, दिस मीन्स दैट (22.59 into 10⁵ जूल पर केजी सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं जूल heat energy is required to convert 1 kg of water into its vapor form, या फिर आप इसको स्टीम लिख सकते हैं, to convert 1 kg of liquid into its vapor form at its, या फिर at its boiling point लिख सकते हैं, at 100 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। तो ये चीज कहने का मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना हीट एनर्जी की जरूरत होती है 1 kg वाटर को उसके वेपर फॉर्म में बदलने में। सारे लिक्विड्स का, सारे प्योर लिक्विड्स का आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अलग अलग होता है। उसके टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर कितना टेम्परेचर उसको बॉयल करने में लगता है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो होता है टेम्परेचर, ये चीज क्या होता है आपका अलग अलग होता है। सो ये चीज हमारे पास रहा। इसके पास यहाँ पे एक चीज खुलासा हम लोगों ने किया। अब यहाँ पे देखते हैं दो चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखा। क्या देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर रहा है। अगर देखिए यहाँ पे इस चीज को, तो यहाँ पे जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना स्टार्ट कर रहा है, बॉईल करना शुरू कर रहा है। तो कहने का मतलब ये देखिए, बॉईल करना शुरू कर रहा है मतलब यहाँ से वेपर के फॉर्म में निकल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं दोस्त, वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे और वेपर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, वेपर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्वेश्चन होगा कि कैसे, ये कैसे हो सकता है सर, वेपर तो थोड़ा सा ज्यादा होगा ना। आपने देखा नहीं वहां पे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि टेम्परेचर राइज ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कह सकते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम या फिर वेपर एंड वाटर
या फिर लिक्विड रिमेन्स एट द सेम पोजिशन, मतलब दोनों एक साथ रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं टुगेदर। लिख सकते हैं यहां से एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एंड स्टीम बोथ एग्जिस्ट्स टुगेदर। दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन दोस्त एक चीज बात बताइए, दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, वाटर या फिर स्टीम? इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि दोनों में से सबसे ज्यादा किसी भी चीज को गर्म करने के लिए कौन सा प्रेफरेबल होगा। अगर किसी चीज को जल्दी गर्म करना है तो वाटर से ये गर्म जल्दी होगा, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उससे गर्म जल्दी होगा, या फिर आपके स्टीम से। जरा सोचिए, आपने देखा होगा घर में क्या होता है, रोटी जब बनता है तो रोटी अगर बीच में से कहीं फट जाता है तो उससे क्या होता है, वेपर उसका निकलता है और वहां से हाथ भी जला देता है। लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, देखा होगा आपने। तो जरा बताइए यहाँ पे दोनों में से एनर्जी किसके पास ज्यादा है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम होता है उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है। अगर ज्यादा एनर्जी नहीं होती तो उसके पार्टिकल्स मूव कैसे करते? तभी तो मूव करते हैं, तभी तो। लेकिन यहां पे एक चीज इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए कि दो बंदे हैं, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और एक का सिलेक्शन हो जाता है, और एक उस दौड़ में लगा रहता है। दो बंदे हैं, एक निकल जाता है और एक अभी लगा है निकलने के लिए। तो ये ज्यादा इसके पास एनर्जी है तब तो, इसके पास ज्यादा कंटेंट है तब तो ये निकल गया, और ये भी है। हालांकि दोनों है वहीं पे। अगर केमिस्ट्री की भाषा में देखें, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, तो है दोनों का टेम्परेचर सेम, क्योंकि वही इसने भी पढ़ाई करी है और यही पढ़ाई इसने भी करी है। लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी गया, तो इसके पास हीट एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, स्टीम के पास ज्यादा होती है। लिख सकते हैं इसको, द पार्टिकल्स ऑफ स्टीम at 100 degree Celsius has more energy than that of the water at same temperature. सेम टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब चेंज कर रहा होता है तो उसमें मतलब हीटिंग के लिए प्रेफरेबल कौन होगा? तो हीटिंग के लिए आपका होगा स्टीम। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे एक चीज और देखने को मिला, मतलब क्या हुआ, यहां से एक चीज हम लोग को प्रोसेस देखने को मिला। कह सकते हैं यहाँ पे मतलब कि स्टीम इज मोर इफेक्टिव than boiling water for heating purposes। ये चीज आपका पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब होगा क्या यहाँ पे, ये सारा का सारा चीज तो हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग होता है जब उसमें इंप्योरिटीज को ऐड किया जाता है? क्या किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है जब इंप्योरिटीज ऐड किया जाता है? तो हाँ, अगर कोई भी चीज किसी भी लिक्विड का अगर प्योर लिक्विड की बात करें तो उसका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये चीज क्लियर है। जब फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है तो उसमें जैसे ही कोई चीज
डालिएगा कोई भी इम्प्योरिटीज, चाहे वो आपका सोडियम क्लोराइड डाल दीजिए या फिर कोई भी चीज डाल दीजिए, तो वहां पे होगा क्या, उसके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएंगे। मतलब कि इम्प्योरिटीज इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सबस्टांस व्हेन मिक्स्ड विद दैट सबस्टांस। जब मिक्स होता है किसी सबस्टांस के साथ तो इम्प्योरिटीज क्या कर देता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो यहां पे टॉपिक्स है इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज आपका है टॉपिक। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एवरी प्योर लिक्विड हैज अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। सारे लिक्विड के पास फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट व्हेन एनी impurities get added to that liquid, the boiling point of that liquid increases। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उस लिक्विड का, इंक्रीज कर जाता है। इन जनरल बात करें तो अगर प्योर लिक्विड है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर वाटर है, लिक्विड में वाटर है तो आपके पास उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, 373 केल्विन। लेकिन जैसे इसमें कुछ किसी चीज को ऐड कर दीजिएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल करना स्टार्ट होगा। ठीक उस तरीके से ये चीज तो हमने देखा आपका इफेक्ट्स का, इम्प्योरिटीज का इफेक्ट्स बॉइलिंग पॉइंट पे। क्या प्रेशर को, अब प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, अगर प्रेशर ज्यादा दे या फिर कम दे तो क्या होता है। नॉर्मली बेसिकली आपने देखा क्या यहाँ पे कि 1 एटीएम मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई भी लिक्विड आपके 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, बॉयल स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि 373 केल्विन पे बॉयल स्टार्ट होता है। लेकिन अगर बात करें उसकी, तो जैसे ही उसमें किसी इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं, तो जब इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे तो होगा क्या, वहां पे उसके जो इंक्रीज, पहले जो बॉइलिंग पॉइंट था तो वहां पे तो ऐड हो जाता था, वो चीज इंक्रीज हो जाता था। लेकिन प्रेशर की बात करें अब, तो जैसे प्रेशर को आप इंक्रीज कीजिएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज कीजिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। मतलब विद इंक्रीज इन द प्रेशर the boiling point of the substances increases, and with decrease in the pressure the boiling substance of that substances decreases। अब है यहाँ पे effects of pressure on the boiling point। with increase in the pressure the boiling point of the substance
gets increase with decrease in the pressure. Boiling of the boiling point यहाँ पे छूट गया है. Boiling point of the substance gets मतलब कि आपके क्या हो रहा है यहाँ पे कि इंक्रीज के साथ मतलब प्रेशर में इंक्रीज के साथ मतलब उस सबस्टेंस पे, उस लिक्विड पे जो प्रेशर काम कर रहा है उस पे डिपेंड करता है आप उसका बॉइलिंग पॉइंट. अगर आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. बेसिकली बात करें तो वाटर जो होता है आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल आपका बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे. मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप क्या करता है, बॉयल करता है. जहां पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 1 atm. अब यहां पे बात करें, अब यही चीज बात करते हैं आपके जब पर्वतों पे चले जाते हैं तो पर्वतों पे क्या होता है, माउंटेन्स पे क्या होता है आपके 1 atm प्रेशर जो होता है वहां पे 1 atm से कम होता है, 1 atm से कम होता है, जिसकी वजह से वहां पे जो बॉइलिंग होता है लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है. मतलब कि वहां पे जो भी सब्सटेंसेस है लिक्विड बॉयल करेंगे तो लोअर टेम्परेचर पे बॉयल करेगा. लेकिन वही चीज प्रेशर कुकर में बात करें, प्रेशर कुकर में क्या होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होता है. और यही वजह है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. मतलब कि अगर बात करें यहां पे तो खाना बनाने में पर्वतों पे अगर पहाड़ों पे अगर खाना बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है आपके ज्यादा टाइम लेता है. लेकिन वही चीज कुकर में खाना बनाते हैं तो कम टाइम लेता है. सो यहां से लिख सकते हैं ऑन माउंटेन्स where pressure is below 1 atm, liquids boil at lower temperature. और यही चीज अगर कुकर में बात करें, in pressure cooker where pressure is more than 1 atm, the liquid boil at हायर टेम्परेचर. क्या होता है प्रेशर कुकर में आपका ये प्रेशर जो होता है ज्यादा होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है कोई भी लिक्विड्स हायर टेम्परेचर पे क्या होता है बॉयल करता है. एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं, वो चीज जो मैंने बोला कि पहाड़ों पे जो भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, ये इसी की वजह से. और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है. It is because of this reason that cooking takes longer time on the mountains and
लेसर टाइम ऑन इन प्रेशर कुकर। तो ये रहा आपका आज का पूरा कॉन्सेप्ट। मतलब कि हम लोगों ने आज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को कोशिश किया कि अच्छे से स्टडी कर लिया जाए। अब कुछ गिने चुने टॉपिक्स रह गए हैं, सो उसको धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे। थोड़ा सा बीच में डिले हुआ था, स्टॉप हो गया था, सो अब जल्दी थोड़ा सा ये चीज कोशिश करेंगे खत्म करने की। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉर एवर।